जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने खाद किस प्रकार के होते हैं, कितने भागों में उन्हें बांटा जाता है, कितने भागों में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कौन से कार्बनिक होते हैं, तो वो हमने सब बताया था। आज हम उसी का नेक्स्ट चैप्टर जो है खाद लेके आए हैं कि खाद कहते किसे हैं। पहले तो ये समझे तो खाद कहते किसे हैं, ये कहाँ प्राप्त होता है, कैसे हमारे फसलों से फसलें हमारी जो है खाद से लेते हैं, कैसे जो है एब्जॉर्ब करते हैं, भूमि में कैसे पोषक तत्व प्रदान करते हैं, वो सारी डिटेल्स इसमें जो है आपको बताया जाएगा, विस्तार से समझाया जाएगा। खाद से अब लगभग कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा। सारा जो है खाद के कितने पार्ट होते हैं, ये कहाँ से प्राप्त होता है, कैसे पौधे इनको लेते हैं, वो सारी की सारी जानकारी इस वीडियो में समझते हैं। तो इंग्लिश में बोलते हैं इसको मैनस, हिंदी में बोलते हैं इसको खाद। तो खाद की सबसे पहले परिभाषा से समझते हैं कि परिभाषा क्या है। भाई परिभाषा ही से ही हम आगे बढ़ते हैं, और जब परिभाषा समझ में आती है तब लगभग अधिकतर चीजें बहुत सी समझ में आ जाती हैं, अगर परिभाषा आपको ध्यान में आ गई तो उसकी परिभाषा है जल के अतिरिक्त वे सब पदार्थ जो भूमि में मिलाए जाने पर उनकी उर्वरता में सुधार करते हैं, खाद कहलाते हैं। अब इसको समझते हैं। पहले इसमें बोला गया है कि जल के अतिरिक्त, ये ना समझ लेना कि जल है ही नहीं, जल के अतिरिक्त, भाई जल तो है ही है, जल के अतिरिक्त वे सब पदार्थ जो भूमि में मिलाए जाने पर उनकी उर्वरता में सुधार करते हैं। जैसे कि हमने सॉइल साइंस में पढ़ाया था कि जो मिट्टी की उर्वरक शक्ति है, मतलब कि जो है ह्रास हुई है, कि जो है एल्कलाइन है या उदासीन है, या जो अम्लीय है, क्षारीय है, उदासीन, मतलब ऐसे हमने कई पार्ट पढ़ाए थे। तो आपने देखा होगा कि जब हम मिट्टी की अगर उर्वरक क्षमता धीरे धीरे जब लगातार फसलें लेते रहते हैं तो वो धीरे धीरे प्रतिदिन कम हो रही है, हर साल लगभग कम हो रही है। तो ऐसे तो अगर हमने सही समय पर खाद नहीं दिए या तो क्या है, वो मिट्टी हमारी ह्रास हो जाएगी, जो उसकी ताकत है, वो क्षमता खत्म हो जाएगी, तो फसलें लेना ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगी। तो जो है फसलें होंगे ही नहीं, भले ही हम बुआई करें लेकिन होंगी। इसलिए जब भी हम खेतों में बुआई करें तो उसके पहले क्या है, हम मिट्टी की जांच कराते हैं। तो मिट्टी की जांच से आप देख रहे हैं, हमने पिछली वीडियो में पढ़ाया था कि जो है 0 से कितने तक होता है, 14 तक, जो पीएच स्केल है 0 से 14 तक। अच्छा, जो बीच में होता है, जो लगभग उदासीन रहता है, ये होता है 7 पॉइंट। तो 0 से जो 7 से लगभग 6.5 से 7.5 के बीच में जो इसकी कैपेसिटी होती है, अधिकतर यहाँ फसलें अच्छा उत्पादन देखने को मिलता है। अगर जैसे ही हम 4, 5 या 6 के नीचे हैं, अगर पीएच मान क्या है मृदा का, लगभग 5 से नीचे है या 6 से नीचे है, लगभग 3 है या 4 है, तो यहाँ पर फसलें बहुत उगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम इसकी जो है अधिकतर देखा होगा कि जैसे 4 या 5 है तो यहाँ पर हम अधिकतर धान वाली फसलें हैं हम उगाते हैं, क्योंकि वहाँ पर पानी भरा होता है। तो जब पानी भरा रहा, अगर परमानेंटली पानी भरा है तो हम अधिक फसलें, बहुत सी ऐसी कम से कम फसलें जैसे धान ही है जो हम अधिकतर हम वहाँ पे उगाते हैं। अगर हम चना मटर इत्यादि बो भी देंगे तो हो गए नहीं, उसी में सड़ जाएंगे, क्योंकि उनको सूखे की स्थिति जैसी चाहिए फसल। तो हम जो अधिकतर आपने देखा होगा कि जो है 6.5 से 7 के बीच में, भाई उदासीन कितना होता है, 7 है, और जैसे ही लगभग 6.5 और 7.5 के बीच में अगर हो तो अधिकतर फसलें इसी रेशियो पे अधिकतर उत्पादन हमें देखने को मिलता है और होता है। अब इससे अगर आगे जाते हैं, जैसे गांव में बहुत सारे ऐसे बड़े टाइप के होते हैं, फील्ड डले होते हैं कि जहां पर वहां का पीएच मान अगर आप पीएच मान वहां का देखें तो 7.5 से ऊपर है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 14 के बीच में है, 13 है, 14 है। तो यहाँ की देखा होगा ऐसे भूमियों में हम कोई फसल नहीं उगा सकते, मतलब फसलें तो उगाना नामुमकिन की तरह ही है, नामुमकिन ही है। लेकिन यहाँ पर हम कुछ बागवानी उगा करके हम किसान अपना जो है आमदनी को बढ़ा सकता है। जैसे फल वाले वृक्ष उगा, तो फल वाले जब हम पेड़ पौधे उगाएंगे तो इनके साथ साथ क्या होगा
कि जो पेड़ों से जो पत्तियां गिरेंगी, झाल वगैरह गिरेंगी, उसकी टहनियां गिरेंगी, वो कुछ दिनों बाद, मतलब कुछ सालों बाद, मतलब 2-4 साल बाद या लगभग 2-4-6 साल बाद लगातार जो प्रक्रिया चलती रहती है, लगभग 3 से 5 साल के बीच में। तो जब ये लगातार उस पे फसलों के अवशेष या पत्ते पेड़ पौधों के अवशेष जब उस मिट्टी पे गिरते रहेंगे तो एक मिट्टी में क्रमबद्ध तरीके से सुधार होता रहेगा, क्योंकि वो सड़ करके क्या करेंगे, उसमें पोषक तत्व प्रदान कर देते हैं। तो जो है यही कार्बनिक खाद की श्रेणी में आते हैं। जब हम आगे इसमें हम बताते हैं तो अब आप समझ गए होंगे कि अगर 7 से नीचे की तरफ हम जाते हैं तो हमारा जो पीएच मान है वो घटता है। अब घटते समय में बहुत कम फसलें होती हैं ऐसी जो हम घटते में इनको हम बहुत कम ही फसलों को हम उगाते हैं। जैसे अधिकतर हमने बताया कि 6.5 से 7.5 के बीच में ही उगाना चाहिए। और जैसे धान है तो लगभग 4-5 तक हम उगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें पानी भरा रहता तो भी, क्योंकि जब पानी भरा रहेगा तो उसमें कई वगैरह देख रहे जो उसमें बहुत से ऐसे तत्व होते हैं जो कीड़े मकोड़े पड़ जाते हैं, वो जो है मिट्टी में डाल करके उसकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाते हैं। लेकिन लगातार अगर पानी भरा रहे तो फिर वो हमारी फसलों के लिए हानिकारक हो जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि इसमें जो है इससे क्या लाभ है। और नेक्स्ट है हमारा खाद। इसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं मेनस। तो प्रकृति के रूप से प्राप्त होने वाले जैविक पदार्थों से बनी खाद। अब प्रकृति के रूप से कौन कौन से खाद बने? अब प्रकृति के रूप से अब क्या है, या तो प्रकृति के रूप में देखना अभी अब हम आगे पढ़ाएंगे, अब सुन रहे बायो फर्टिलाइजर है, लेकिन उसी में पेड़ पौधे भी आते हैं। तो प्रकृति के रूप में जैसे घास, पेड़ पौधे, पशु पक्षियों का मल मूत्र, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो अन्न अवशेष इसी में सम्मिलित होते हैं। जैसे पशु घास वगैरह खाते हैं तो वो क्या है, गोबर करके वो कुछ समय बाद 1-2 महीने या 3 महीने बाद सड़ करके वो क्या है, खाद के रूप में परिवर्तन हो जाता है। वो उत्पादन मिट्टी की उर्वरकता को बहुत अच्छा उत्पादन देखने को मिला है। जहां पर भी जैसे हमारे भारत में अभी सिक्किम राज्य लगभग विश्व का पहला ऐसा राज्य है, भारत में ऐसा सिक्किम राज्य जो पूर्णतः जो है जो खाद, जो हमारी नेचुरल खाद है वो उस पर डिपेंड है। मतलब उसमें वहां पर सिक्किम राज्य में कोई ऐसा उर्वरक नहीं है, फर्टिलाइजर नहीं है, वो वहां पर दिया जाता है। वो पूर्णतः किस पे है, प्राकृतिक खाद पे जो है निर्भर है। तो इसके अंदर इसके घास, पेड़ पौधे, पशु पक्षियों का मल मूत्र वगैरह है कि जो पशु वगैरह है वो घास खाते हैं, तो धीरे धीरे क्या है वो हम एक गड्ढा खोद लेते हैं। उस गड्ढे में क्या है, हम सारा का सारा पूरा कचरा दिन प्रतिदिन लगभग डालते जाते हैं, हर प्रतिदिन उसी में डालते जाते हैं। वो कुछ समय बाद वो क्या है, कुछ समय बाद साल बढ़ करके हम ट्रैक्टर या गाड़ी बैलों के माध्यम से हम खेत तक पहुंचाते हैं और खेत में मिला देते हैं, ताकि जो है उसकी उर्वरक शक्ति बरकरार बनी रहे। यानी कि हानि होने से बचना है। अगर उर्वरक शक्ति धीरे धीरे क्षीण हो गई या खत्म हो गई तो वहां पर फसलें उगाना बहुत मुश्किल की है। जैसे आजकल खासकर हमारे बुंदेलखंड में अधिकतर देखे हैं कि जो लोग अधिकतर दिन प्रतिदिन किसान किस पे, फर्टिलाइजर पे निर्भर होता जा रहा है, उर्वरक पे निर्भर होता जा रहा है कि गाय भैंस वगैरह जो है, पशु पक्षी अधिकतर लोग छोड़ने लगे हैं, उनको बांधते नहीं है, तो अब खाद कहाँ से आएगा? तो जब खाद तो यहीं से प्राप्त होगा, क्योंकि जब पशु पक्षी के पालेंगे तभी उनसे प्राप्त होगा। जैसे मुर्गी की मीट है तो बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है। अगर जहाँ पर मिल जाए उस मिट्टी में अगर हम मिलाते हैं तो लगभग 3 से 5 साल के बीच में या 3 से 4 साल तक लगातार उसकी जो उर्वरक क्षमता है वो बनी रहती है। खाद मतलब फर्टिलाइजर भी नहीं देंगे हम, फिर भी उसकी उत्पादन क्षमता बनी रहेगी। अगर हम 2-3 साल में या 2 साल छोड़े 1 साल, लगभग 2-3 साल में हम देते रहते हैं तो उसकी उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी और विकास भी अच्छा देखने को मिला है फसलों में। नेक्स्ट है हमारा, इसको हम कार्बनिक खाद के नाम से भी जानते हैं। इस खाद को है कि नहीं, जो है जो मेनस, हमारे इंग्लिश में मेनस बोलते हैं, खाद को हम इसी को कार्बनिक खाद के नाम से जानते हैं।
क्योंकि खाद अधिकतर दो ही प्रकार की होती है। वैसे तो बहुत ज्यादा डिवाइडेड है, भागों में अधिकतर 4 नामों से जानी जाती है, लेकिन मेन कार्बनिक और अकार्बनिक दो तरह के खाद होते हैं, एक तो कार्बनिक और दूसरा अकार्बनिक। तो जब कार्बनिक जो खाद है हमने आपको बता दिए हैं, आपको पढ़ा दिए हैं कि जो पेड़ पौधे से, पशु पक्षियों से जो अन्न अवशेष वगैरह हमें मिल जाते हैं वो उनसे प्राप्त होते हैं, भूमि के अंदर उर्वरक शक्ति को बरकरार रखते हैं। नेक्स्ट है हमारा उर्वरक। जैसे इसमें देखो कुछ इस वर्ग में गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद, हरी खाद, खलियां इत्यादि। मतलब खलियां जैसे गोबर की खाद है वो तो सब जानते हैं। कंपोस्ट खाद मतलब जो घर का कूड़ा का कचरा वगैरह, हरी पत्तियां हैं, बिछावा है, सब एक जगह डाल के और ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से हम खेतों तक ले जाते हैं और मिट्टी में मिला देते हैं। हरी खाद हो गई, जैसे सनाई हो गया, ढेंचा हो गया है, तो तमाम ऐसी वो फसलें हैं जो है सनाई ढेंचा को हम उसी में निकाल करके जब लगभग 1 से 1.5 फीट का पौधा हो जाए, 2 फीट तक का पौधे हो जाते हैं, तो हम मिट्टी में उसी ट्रैक्टर से, हम कल्टीवेटर से पकड़ देते हैं और वो जो मिट्टी वाला खल से, तो जो ऊपर की जो फसल है हमारी मिट्टी में दब जाती है, उससे हरी खाद प्राप्त हो जाती है। और खलियां हैं, अब खलियां क्या है, जैसे कि मूंगफली की खली हो गई है, तो सरसों की खली भी हो गई, तो बहुत सारी ऐसी खलियां हैं जो हम मिट्टी में मिला करके उसकी उर्वरक क्षमता को हम वृद्धि करते हैं, बढ़ाते हैं, उसकी उर्वरक क्षमता बरकरार रखते हैं। नेक्स्ट है हमारा उर्वरक, फर्टिलाइजर। अब यही आते हैं जो फर्टिलाइजर है, यही आते हैं अकार्बनिक की श्रेणी में। तो पहले हम इसको समझते हैं ये क्या है। इन पदार्थों में पौधे के आवश्यक पोषक तत्वों की अधिकता होती है। इनके अंदर 1, 2 या 3 आवश्यक तत्व पाए जाते हैं, लगभग 1, 2 या 3, 1 या 2, 3 कौन से खाद होते हैं उर्वरक में? तो अधिकतर जो अकार्बनिक खाद होते हैं वो अब घर में तो किसी के बनते नहीं, या तो कारखानों में, लगभग फैक्ट्रियों में इसको कंप्लीट किए जाते हैं। अब इसमें क्या कहा गया है कि 1, 2 या 3। अब जैसे 1, 2, 3 है, तो जैसे जो खाद है हमारे DAP हो गया, SSP हो गया, NPK हो गया और K2SO4 हो गया। मतलब जो DAP वगैरह है, जैसे डाई अमोनियम फास्फेट हो गया, सिंगल सुपर फास्फेट, N है, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश। अब इसमें 1 या 2 या 3 ये क्या है, जैसे हमारे नाइट्रोजन है, तो अभी मार्केट में आप देख रहे हैं जो गोली आएगी, जो थैला आएगा, उसमें N बना रहता है, N नीचे लिखा रहता 46%, मतलब 46% नाइट्रोजन। अब N का मतलब होता है नाइट्रोजन, उसमें लिखा भी रहता है कि नाइट्रोजन। इसमें केवल और केवल सिंगल है, कौन सा? नाइट्रोजन। उस पर लिख के भी देता है थैलों पे। जैसे 2 है, जैसे 1 या 2 या 3, तो जैसे DAP है, लगभग 2 या 2 से अधिक इसमें पोषक तत्व पाए जाते हैं। जैसे डाई अमोनियम फास्फेट है, तो DAP में 2 या 2 से अधिक भी पाए जाते हैं। सिंगल सुपर फास्फेट है, इसमें भी पाए जाते हैं। जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, इसमें भी 2 या 2 से अधिक पाए जाते हैं। 2 तो पाए जाते हैं क्योंकि इसमें नाइट्रोजन भी है, फास्फोरस भी और पोटाश भी है, तो इसमें तीनों पाए जाती हैं। तो ऐसे जो है ये जो है 3 प्रकार से 2 या 3 लगभग अधिक 2 या 2, 3 या उनमें अन्य प्रकार के अन्य भी इसमें पोषक तत्व पाए जाते हैं। नेक्स्ट है इसका तीसरा है हमारा, जो हमने यहाँ पहले बताए थे हम कि जो है लगभग 2 है, ये हो गए कार्बनिक खाद, ये हो गए अकार्बनिक खाद, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 है भूमि शोधन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सॉइल अमेंडमेंट। तो इंग्लिश में सॉइल अमेंडमेंट को हम एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, जैसे कि भूमि शोधन। अब ऐसी जहां पर ऐसी मिट्टियां हैं जिनका भूमि शोधन क्यों किसी में रखा गया, इसमें ये जो है उसके शोधने के लिए ये जो है उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है, फर्टिलाइजर का प्रयोग किया जाता है। जिप्सम हो गया, भूसा हो गया, लकड़ी का बरादा हो गया। जैसे मिट्टी हमारी जब अधिक अम्लीय हो जाती है तो उसको भूमि शोधन करने के लिए हम कैल्शियम कार्बोनेट का हम प्रयोग करते हैं। चुना गया कैल्शियम कार्बोनेट, तो इससे जो है भूमि में
बहुत जल्दी और अच्छा सुधार देखने को मिला है। जिप्सम है तो भूसा है, लकड़ी के बुरादे हैं, मतलब इस तरीके के जो हम खाद हैं और जो किसानों के पास आराम से प्राप्त हो, जैसे चूना है नहीं मिल पाता लेकिन मार्केट में 25-30 किलो के जो थैले होते हैं वो प्राप्त आसानी से मिल जाते हैं और हम उसमें भूमि में डाल करके इसका भूमि को हम शोधन कर सकते हैं। चौथा है हमारा लास्ट है जैविक उर्वरक, इस इंग्लिश में बोलते हैं इसको बायो फर्टिलाइजर। अब इसको समझते हैं बायो फर्टिलाइजर को। फसल की उपज को बढ़ाने के लिए सूक्ष्म जीवाणुओं को जीव उपचार करके भूमि में मिलाते हैं, जीव उपचार का बीज उपचार करके भूमि में मिलाते हैं। उर्वरक कहते हैं इनको, यही उर्वरक कहलाते हैं। तो फसलों की उपज बढ़ाने के लिए भाई हम ये सब प्रक्रिया करते क्यों हैं? करते इसलिए क्योंकि हमें अधिक से अधिक उत्पादन चाहिए, अधिक से अधिक फसलें चाहिए। तो हम इसमें बहुत सारे ऐसे जो खाद हैं जो हम भूमि में केवल उर्वरक शक्ति को, उर्वरक ताकत को, क्योंकि फसलें किस पर है? मिट्टी पर। तो मिट्टी का स्वास्थ्य गड़बड़ ना हो जाए इसलिए हम उसमें खादों को लगातार हम मिलाते रहते हैं हर वर्ष। हालांकि इनसे बचना चाहिए क्योंकि इन खादों को जो फर्टिलाइजर होते हैं जो इनको कम से कम यूज करना चाहिए। क्योंकि जब हम मिट्टी में डालते हैं, जब हम खेतों में डालते हैं तो हम जब डालते हैं उस वक्त तो अच्छा प्रभाव पड़ता है क्योंकि फसलें डायरेक्ट जो है एब्जॉर्ब कर लेती हैं, डायरेक्ट ले लेती हैं। लेकिन इसका धीरे धीरे जब आप उत्पादन देखते हैं तो धीरे धीरे क्या है, मिट्टी की उर्वरक शक्ति धीरे धीरे घटने लगती है। मतलब एक समय ऐसा आएगा कि मतलब आप खाद देने पर भी उत्पादन नहीं देखने को मिलेगा। तो हम इन खादों का कम से कम प्रयोग करें और जो खाद है हमारे जो गांव में है, जो गोबर की खाद हो गया, केचुआ की खाद हो गया, कंपोस्ट खाद हो गया, तो हम इन खादों का अधिक प्रयोग करें ताकि हमारी उर्वरक शक्ति छिड़ना हो, बच जाए और हमें भोजन भी जो हमें उत्पादन है, जो खाद बीज जो उत्पादन देखने को मिलेगा, जो हमारा हम जो चाहे मटर वो गेहूं वो जो भी हम हो, वो फसलें क्या है हमारी शुद्ध प्राप्त होती हैं। मतलब उसका उत्पादन जो है उसको देखने को अच्छा मिलता है और स्वस्थ फसलें प्राप्त होती हैं। तो जो है नेक्स्ट है हमारा भूमि में मिलाते हैं। मतलब अब जो बायो फर्टिलाइजर है, जो बायो फर्टिलाइजर कैसे प्राप्त होता है? तो अधिकतर बुंदेलखंड में तो गर्मियों की फसल लेते ही नहीं, खुला छोड़ देते हैं अधिकतर क्योंकि उस समय जब हम गर्मियों में जायद की फसल में टेम्परेचर देख रहे 40 के ऊपर चला जाता है, तो उस समय पानी की जो है बहुत आवश्यकता पड़ती है। तो उस समय पानी की आवश्यकता पड़ने के कारण जो है हमारे तालाब वाला वगैरह मतलब वाटर काफी नीचे चला जाता है, जो उसका वाटर लेवल है नीचे चला जाता है। तो अभी यहाँ उतनी साधन अच्छी व्यवस्था तो है नहीं सिंचाई की बुंदेलखंड में, तो इसकी जो है हम अधिकतर फसलों को जो है गर्मियों की जो फसल है वो हम लेते ही नहीं। तो हम भूमि को कैसा खुला छोड़ देते हैं। जब लगभग 3-4 महीने तक 5 महीने तक 4 महीने 5 महीने तक खेत खुले पड़े रहेंगे, तो जो बायो फर्टिलाइजर है इसका जो महत्व है, जैविक उर्वरक जो बायो फर्टिलाइजर है ये जो है खेत में अब जो खेत है अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे कि बायो फर्टिलाइजर भूमंडल में नाइट्रोजन कितने परसेंट है? लगभग 78% नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन कितने परसेंट है? ऑक्सीजन है लगभग 21% है। तो जो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये कैसे है? बायो फर्टिलाइजर में तो वायुमंडल से ही प्राप्त कर रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैसें हैं। तो भाई जो फसलों को चाहिए, जो पौधों को चाहिए, वो वायुमंडल से प्राप्त कर लेते हैं। और अधिकतर खरीफ, जब हम खरीफ की फसलें भी बोलते हैं तो खरीफ की फसलों में अधिकतर किसान लगभग 60 से 70 किसान 80% किसान खरीफ के मौसम में भी खाद नहीं देते हैं। उसका क्या कारण है? क्योंकि हम जो खेत है हमें गर्मियों में ही हम उनको खुला छोड़ देते हैं, तो वो कुछ खाद जो है वायुमंडल से जो है प्राप्त कर लेते हैं। उन्हें जैविक उर्वरक भी बोलते हैं। अब कुछ जो खरीफ की फसलें हैं, तो कुछ दाल वाली फसलें भी हमने आपको पढ़ाया था पिछली वीडियो में, जो हम फसल पढ़ाए थे कुछ दाल वाली हमने जब फसलें पढ़ाई थी, तो कुछ उसमें जो है दाल वाली जो फसलें हैं उनकी जड़ों में राइजोबियम या जो वेक्टर के जो कुछ नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती हैं,
तो मिट्टी की उर्वरा ताकत को, उसकी क्षमता को बढ़ाती है। इसलिए 2 या 2 से अधिक वर्ष का हम फसल चक्र अपना रहे हो तो उस बीच बीच में हम दाल वाली फसलों को हम लेते रहे, ताकि इसका उत्पादन, मिट्टी की उर्वरक शक्ति बनी रहे, उत्पादन हमें अधिक से अधिक मिले। ये वहीं पर संभव है जहाँ पर हम क्रॉप रोटेशन करते हैं, फसल उत्पादन अपनाते हैं, फसल चक्र अपनाते हैं, ये वहीं पर अच्छा देखने को मिला है। जैसे ये जो ट्रैक्टर है लगभग 10 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर अपने भूमि के अंदर, मतलब अपने अंदर स्टोर करके रखता है। जैसे ये जो हो गया लगभग 80 से 100 किलोग्राम है अपने अंदर, 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर अपने अंदर स्टोर करके रखता है। तो जो है अब आप समझ गए होंगे, भूमि शोधन लगभग 4 प्रकार के खाद हैं। पहले कार्बनिक है, अकार्बनिक है, तीसरा है हमारा भूमि शोधन या जैव। तो जो पहला है, हमने पहला बताया कि हम खाद उर्वरक, तो खाद को इंग्लिश में बोलते हैं मेनस, उर्वरक को बोलते हैं फर्टिलाइजर। तो जो पहला है और ये है दूसरा। तीसरा है हमारा भूमि शोधन और चौथा है हमारा जैविक उर्वरक। जैविक उर्वरक को बायो फर्टिलाइजर। अब आप समझ गए होंगे कि खाद का नाम लगभग पौधों को 17 आवश्यक पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है अपने पौधे को अपने जीवन काल में। और जो नाइट्रोजन एनपीके है, एनपीके मतलब ये मुख्य पोषक तत्व है, मतलब इनके बगैर फसलें होना असंभव है। असल में जब 10 साल प्रति वर्ष हम दे रहे हैं तो फसलों को एक हैबिट बन जाती है तो खाद देने की। अब देख रहे लाइन लगाए कितने किसान जो है, हजारों लाखों किसान, मतलब कई कुछ किसान तो वही सो जाते हैं कि हमें खाद देने की। क्यों? क्योंकि अब हम लगभग 70% उसी खाद पे, हम डीएपी पर हम जो है नाइट्रोजन पे हम डिपेंड हो गए हैं। इसीलिए इस खाद को कम करके हम जो है उस खाद पर, जो हमारी जो खाद है उर्वरक है, मतलब जो मेहनत से इस खाद पर हम ज्यादातर अपनाएं, जिससे कि हमारी फसलें भी स्वस्थ होगी और जो किसान है उनको भी फायदा होगा। ये तभी संभव है जब हम पशु पक्षी अपने यहाँ पालेंगे, पशुओं को हम पालेंगे, उनसे हम खाद बनाएंगे, तभी संभव है। अब आप समझ गए होंगे, हमने 2 वीडियो बना दिए हैं। नेक्स्ट जब हमने पढ़ाएंगे तो हम अगले जो है कौन सा तत्व प्राप्त होता है फसलों को, और फसल के क्रमबद्ध तरीके से हम तत्वों को समझाएंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।